मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस ने निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग रखी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 12 मार्च से पहले निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान करने की भी मांग की। मध्य प्रदेश सरकार 12 मार्च से ग्राम उदय अभियान शुरू करने जा रही है और कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के सामने इसी को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान के जरिए पैसा रिलीज कर बीजेपी माहौल अपने पक्ष में करना चाहती है। ऐसे में चुनाव की तारीखों का ऐलान 12 मार्च से पहले किया जाए। आदरणीय कमलनाथ जी ने फिर मांग दोहराई है कि हम 2020 जब सत्ता में थे तब से आज तक लगातार कह रहे हैं कि मतपत्र से चुनाव कराने चाहिए। आज फिर इस बात को दोहराया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं खुलकर कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो ईवीएम से चुनाव कराना है। तो ईवीएम से ही चुनाव कराना है, मतलब क्या हुआ इस बात का? इस सारी बातों को लेकर वो है। और आज भाजपा तो अभी तैयार है, अभी चाहे तो अभी चुनाव करा लें। और भाजपा का जो बच्चा होमवर्क करता है उसको रिजल्ट की चिंता नहीं होती है, चिंता कांग्रेस के अंदर होती है साहब। वो तो उसी टाइम पढ़ने बैठते हैं जब एग्जाम चालू होता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 365 डेज जनता के बीच वर्किंग में होता है। पीड़ित मानवता की सेवा का संकल्प लेके वो सियासत करता है। उसको आवश्यकता नहीं है चुनाव के वक्त आवाम के बीच जाने की। कांग्रेस ने एक बार फिर निकाय चुनाव ईवीएम के साथ वीवीपैट से कराए जाने की मांग की है। सदन में आज कांग्रेस विधायक तरुण भनोट ने कहा है कि ईवीएम के साथ वीवीपैट की व्यवस्था ना हो तब तक चुनाव नहीं कराए जाएं। तरुण भनोट की मांग का समर्थन करते हुए कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि निष्पक्षता के लिए वीवीपैट जरूरी है और कांग्रेस मतपत्र के जरिए चुनाव कराने की मांग करती रही है। उन्होंने कहा कि अगर आयोग मतपत्र से चुनाव की मांग को नहीं मानता है तो वीवीपैट से चुनाव कराए जाएं। हमने मतपत्र के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग की है। यदि राज्य निर्वाचन आयोग को कहीं से इसमें असुविधा हो रही है तो हमारा एक ये सुझाव है कि वीवीपैट के जरिए भी करा लें, तो कम से कम कुछ हद तक तो पारदर्शिता पे हम भरोसा कर पाएंगे। ईवीएम के साथ वीवीपैट की कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी विधायक कृष्णा गौड़ ने कहा कि हार के डर से बहानेबाजी करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि चुनाव जनता के जरिए होते हैं, बहानों के जरिए नहीं। इस प्रकार की बातें करके वो अपनी हार को छुपाने का काम कर रहे हैं पहले से, कि हमको पता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो हम बहाना क्या बनाएंगे और उस समय फिर हम कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि वीवीपैट नहीं हो जब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये कांग्रेस की हताशा और निराशा है। एमपी में होने वाले निकाय चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ने के लिए अब मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी कि एआईएमआईएम भी उतर आई है। एआईएमआईएम ने भोपाल, इंदौर सहित मुस्लिम बहुल शहरों में बैठक करके सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। बैठकों में मुस्लिम उलेमा बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, भोपाल के साथ इंदौर में बैठक कर विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। सदस्यता प्रभारियों के फीडबैक के बाद कहां और कितने वार्ड में चुनाव लड़ना है यह तय किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी और कांग्रेस एक वर्ग की पार्टी है और कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस अब ओवैसी की ही लाइन की पार्टी रह गई है और उनको अब ओवैसी से ही संघर्ष करना है। भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संघर्ष बचा नहीं है। निश्चित रूप से वो अब ओवैसी को ही पकड़ के अपनी राजनीति खड़ी करना चाहते और वो उसमें लगे हुए हैं। वो पार्टी तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है जो मुस्लिम लोगों का पोलराइजेशन कराती है, लेकिन मध्य प्रदेश हो चाहे हिंदुस्तान का, हर जाति धर्म का व्यक्ति सब इतना सजग और सक्षम है कि ये इन लोगों की बरगलाने से उस पर असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि सबको पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराना है तो एक मत होके, एकजुट होके ऐसे व्यक्ति को वोट देना है जो समाज हित में, देश हित पे काम करे। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें किसानों के हित में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। कृषि उपकरणों की खरीद पर सरकार ने टैक्स में छूट दी है। कृषि उपकरणों पर लगने वाले टैक्स को 10% से घटाकर 1% कर दिया गया है।
कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश के 2.5 लाख किसानों को फायदा होगा। सरकार किसानों को 0% ब्याज पर कर्ज देने का भी फैसला कर चुकी है और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया 6.45 लाख टन गेहूं नीलाम किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगी। महाकाल मंदिर का भव्य परिसर बनाने पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। महाकाल मंदिर का भव्य परिसर बनाने के लिए कैबिनेट ने 0.462 हेक्टेयर जमीन देने का फैसला किया है। कैबिनेट ने उद्योग जगत को लेकर भी बड़ा फैसला किया। उद्योगों को फिर से वैट के माध्यम से छूट देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, देवास, उज्जैन विकास प्राधिकरण को दिए गए ब्याज और दांडिक ब्याज को माफ करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। साथ ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य के तहत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम 500 करोड़ रुपए का ऋण सरकार की गारंटी पर लेगा। इस राशि का उपयोग सड़क विकास निगम द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों और मौजूदा सड़कों के उन्नयन पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सरकार के बाद अब बीजेपी के से अपील की है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशाबंदी को सरकार की जिम्मेदारी बताया। उन्होंने वीडी शर्मा के काम की तारीफ भी की और शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए कदम उठाने की मांग की है। उमा भारती ने शराबबंदी से बीजेपी को होने वाले राजनीतिक फायदे भी बताए हैं। उमा भारती ने शराब से प्रदेश में हुई मौतों का जिक्र भी किया। उन्होंने शराबबंदी के लिए सुझाव भी यहां पर कई दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व हानि के लिए सरकार विकल्प कमेटी बनाए, लोग खुद शराब छोड़ें, इसके लिए जागरण अभियान चलाया जाए, प्रतिबंधित स्थानों पर शराब की दुकानें ना खुले, इसका सख्ती से पालन हो, शराब पीकर घूमने वालों पर कार्रवाई हो और दूसरे राज्यों से शराब की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक हो। उमा भारती का वीडी शर्मा को ये लेटर लिखा गया है। पहले आपको बता दें कि उमा भारती ने सरकार से ये मांग की थी कि शराबबंदी के लिए कोई कदम उठाएं और अब उन्होंने बीजेपी से यानी कि संगठन से अपने मांग की है। वीडी शर्मा को उन्होंने ये पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। शराब पीकर किस तरह से लोगों की जान गई है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है और कहा है कि शराबबंदी के लिए कोई कदम जरूर उठाने चाहिए ताकि जन जागरूकता ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सके। शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इस तरह की बुराई अकेले कानून से खत्म नहीं होगी, इसे सामाजिक आंदोलन चलाकर ही खत्म किया जा सकता है। वीडी शर्मा ने कहा कि उमा भारती गंगा की सफाई और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाती हैं। सीएम शिवराज सिंह भी नर्मदा किनारे 1 किलोमीटर तक की शराब की दुकानें बंद करने का अभियान चला चुके हैं। वीडी शर्मा को लेटर लिखकर उमा भारती ने एमपी में शराबबंदी और नशा मुक्ति की अपील की थी। माँ जी हमारी इस दिशा में एक समाज की एक प्रमुख इस प्रकार के काम करने की हमेशा से उनकी एक भूमिका रही है, तो इस भूमिका में वो काम करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने जो अपेक्षाएं की हैं उसमें तो जगह जगह पर जहां सामाजिक कोई भी आंदोलन, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी ऐसी चीजें होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग अपनी भूमिका निभाते हैं। उमा भारती की शराबबंदी के समर्थन पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा कि उमा भारती यदि जनता के हित की बात कर रही हैं तो अच्छा है, उमा भारती सड़क पर उतरें, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने कहा है कि यह सरकार कर्ज और शराब के भरोसे चल रही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि यह बात सही है कि राजस्व की प्राप्ति शराब से होती है, पर उमा भारती ने जो बात कही है वो सही है, वो सीनियर नेता है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, कांग्रेस इस तरह से शिगुफे को लेकर जिंदा रहना चाहती है। बंदी के लिए अगर उनको ठोस कदम उठाने की बात करती हैं तो मैं तो ये मानता हूं और हम सब मानते हैं प्रदेश की जनता के हित में उनको सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि सिर्फ बोलने से, पत्र लिखने से तो कुछ होने वाला नहीं। तो खुद शिवराज सिंह जी पहले कहते थे कि प्रदेश में शराबबंदी की दिशा में कदम उठाएंगे और पिछले चुनाव के बाद उनने बोलना बंद कर दिया। एक तरफ कभी कभार ये वो कहते शराबबंदी के लिए सोचना पड़ेगा, उस दिशा में जनता आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई पार्टी है और इस तरह के सुगुफे पैदा करके जीवित होना चाहती है। निश्चित रूप से उमा भारती इस देश की, इस प्रदेश की बड़ी नेता हैं और रहेंगी, और उनके अंदर जो विचार है उसको व्यक्त उन्होंने किया है।
कांग्रेस पार्टी ऐसे छोटे मोटे सगुफे पैदा करके अपने आप में खड़ा होना चाहती। अब उसका इस देश में, इस प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा है। मध्य प्रदेश में बिजली के बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक और सतीश सिकरवार ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायकों का यह आरोप है कि बिजली विभाग के अफसर पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने अपने क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली के बिल की वसूली का नोटिस देकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। विधायक प्रवीण पाठक का यह आरोप है कि बिजली विभाग चिन्हित करके बड़े बड़े नोटिस दक्षिण विधानसभा के लोगों को दे रहा है। उन्होंने बिजली विभाग के अफसरों को चेतावनी दी है कि वो संभल कर काम करें। आज बीजेपी तो कल कांग्रेस की सरकार होगी। तो वहीं ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि ऊर्जा मंत्री एक विधानसभा के नहीं, पूरे ग्वालियर के हैं और प्रदेश के हैं, लिहाजा बिजली विभाग को भेदभाव के साथ काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस विधायकों के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस विधायकों की सोच गलत है। बिजली हर क्षेत्र में जाती है तो उसका वसूली का काम भी होता है। इस प्रकार से द्वेषपूर्ण तरीके से यदि विभाग के अधिकारी काम करेंगे तो आज भाजपा है, कल कांग्रेस भी होगी। अधिकारियों को सदैव सभी को निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए। और आम जनता से क्यों दुश्मनी निकालनी है तो प्रवीण पाठक से निकालो, कांग्रेस के विधायक से निकालो। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता से दुश्मनी मत निकालो। दुनिया भर का जो प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री यहीं के हैं, ग्वालियर के हैं, और मेरा उनसे आग्रह है कि केवल आप एक विधानसभा के ऊर्जा मंत्री नहीं हैं, आप पूरे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं और ग्वालियर की पूरे की चिंता करने का काम आपका है। जब आप विपक्ष में थे उस समय आप उनकी लड़ाई लड़ते थे, जिस प्रकार आप विपक्ष में रहकर उनकी लड़ाई लड़ते थे, आप सत्ता में रहकर भी उनकी लड़ाई उसी प्रकार लड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये उनका सोच हो सकता है। सरकार की तरह से चलती है, सरकार अपना काम करती है, वो किसी व्यक्ति विशेष क्षेत्र में नहीं करती है। जो काम है हर क्षेत्र में बिजली जाती है तो उसका वसूली का काम होता है। अगर कोई शिकायत है तो ऐसी शिकायत बताएं, उसका समाधान करें। जबलपुर और ग्वालियर की जनता को महंगाई का एक और झटका मिलने वाला है। जी हां, जबलपुर में 15 मार्च से दूध के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकते हैं। इसकी संभावना दूध डेयरी व्यवसायी संघ ने जताई है। तो वहीं ग्वालियर में 2 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ने का जो फैसला है वो लिया जा सकता है। 11 मार्च से ग्वालियर में दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा। दूध डेयरी व्यवसायी संघ के मुताबिक पशुओं का चारा महंगा होने के चलते दूध के दाम बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है। दूध की कुछ कमी के चलते जो फैक्ट्रियों ने रेट दिए वो यहाँ मालनपुर में फैक्ट्रियाँ हैं या और भी मुरैना वगैरह में हैं, वहाँ ऑलरेडी पहले ही 10 रुपये किलो तक बढ़ा दिए इन लोगों ने। ये भाव बढ़ने से हमारे दूध जो इधर उधर से आते थे वो भी काफ़ी कम होने लगे, तो हमको मजबूरन में 2 रुपये बढ़ाने पड़े। चूँकि इसके पीछे एक वजह भी है कि चूनी पीना और इन सब के रेट बढ़ गए, तेल के रेट बढ़ गए और प्लस जानवर के भी रेट बढ़ गए। तो ये हमको एक मजबूरी में हमको ये कदम उठाना पड़ा। सरकारी मूल्य पर होने वाले अनाज की खरीदी इन दिनों संकट के साए में है। एक तरफ सरकार ने गेहूं खरीदी की समय सारणी तय कर दी है, तो वहीं गेहूं के भंडारण पर सवाल है। दरअसल सरकार ने जबलपुर जिले में 4.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है, लेकिन हालात ये है कि ज्यादातर गोडाउन पहले से ही भरे पड़े हैं। आलम यह है कि आज भी मिलर इन्हें खरीदने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनमें मानक धान का स्तर नहीं पाया गया है। अब सिर्फ 2.2 लाख मीट्रिक टन अनाज का भंडारण ही किया जा सकता है। ऐसे में 2,30,000 मीट्रिक टन गेहूं का जो भंडारण है वो कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा चना, मसूर, राई की खरीदी भी होनी है। हालांकि जिले की कलेक्टर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि भंडारण को लेकर सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिसमें ओपन कैप, साइलो बैग्स तैयार किए जा रहे हैं। साइलो कैप दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान के रूप में माना जाता है। यहाँ पर साइलो कैप अभी चला भी है यहाँ पर, और सर्वाधिक सुरक्षित कैप के रूप में साइलो कैप को माना जाता है। इसीलिए इस बार, पिछली बार 1 कैप थी, इस बार 3 साइलो कैप का जो है साइलो बैग्स का जो है वो निर्माण जो है वो मतलब यूज़ किया जा रहा है। साइलो को भी ये 3 साल की गारंटी दे रहे हैं
ओपन कैब को भी ये 3 साल की गारंटी दे रहे हैं, जो कि पन्नी से ढाके जाते हैं और जिनमें लगभग हर साल करोड़ों रुपए का अनाज खराब होता है। और रही बात धान की, तो आप धान देखिए, पता नहीं क्यों धान की मिलिंग नहीं हो रही है। शिवपुरी में राशन माफिया की मनमानी की शिकायत लेकर सैकड़ों ग्रामीण आज जनसुनवाई में पहुंचे। करेरा के चिरोन गांव के रहने वाले ग्रामीणों का यह आरोप है कि उन्हें 4 महीने से सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही आरोप लगाया गया कि राशन संचालक ऑफलाइन रसीद निकालकर उनके हक के राशन की कालाबाजारी कर रही है। अब पूरे मामले की जांच एसडीएम को सौंपी गई है, तो वहीं खाद्य अधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में एटीएम में कैश डालने जा रही गाड़ी को लूटने की कोशिश की गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस नाकाम कोशिश को अंजाम दिया। बदमाशों ने गाड़ी के ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड पर फायर भी किया। गोली लगने से सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया। घायल सिक्योरिटी गार्ड को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बदमाशों ने जिस गाड़ी को लूटने की कोशिश की उसमें तकरीबन 8.5 लाख रुपए कैश था। वारदात के बाद से सभी बदमाश फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है और बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर रही है। वो बैग थे उसके हाथ में, जो उसने छुड़ाए, जैसे मैंने एकदम खींच के उधर डाल दिए, जमीन में गिर पड़े। तब तक वो दोनों में बहुत देर तक मैंने उसको कस के पकड़े रहा, नीचे पटका ऊपर होता रहा। फिर वो एकदम, उनको जब नहीं व्यवस्था जमी तो वो एकदम भागे दोनों। हाँ, 3-4 बार फायर किए, 4-5 8 8.5 9 करीब, तो 8.5 लाख। इंदौर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बेखौफ बदमाश पेट्रोल पंप पर ही गोलीबारी कर रहे हैं। मामला सदर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां 2 युवक और एक युवती पेट्रोल पंप पर फ्यूल भराने पहुंचे, लेकिन पेट्रोल पंप बंद होने की बात कहकर पंप कर्मियों ने पेट्रोल डालने से इनकार कर दिया और इस पर बदमाशों को गुस्सा आ गया और वो पंप पर काम करने वाले लोगों से उलझने लगे। इसी बीच बदमाश ने पिस्टल निकालकर फायर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मियों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। विदिशा में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि एसपी मामले में कार्रवाई की बात कह रही हैं। दरअसल विदिशा के संतापुर चक गांव में 3 दिन पहले 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसमें एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए थे, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। विवाद खेत से रास्ता निकालने को लेकर हुआ था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरआई और पटवारी ने जानबूझकर उनके खेत से रास्ता निकाल दिया है और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो दूसरा पक्ष के कई लोगों ने पहुंचकर उनके साथ मारपीट की। तो वहीं अब मामला दर्ज कराने के लिए पीड़ित पक्ष पुलिस के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस दबंगों के साथ मिलकर उनके दबाव में आकर सही से कार्रवाई नहीं कर रही है। हालांकि मामला मीडिया में आने के बाद एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। हमारी टमाटर और हरी मिर्च की फसल लगी उसमें, तो हमने मना किया तो हमारे पापा, चाचा और मम्मी चाची के साथ मारपीट की। कम से कम 20-25 लोग थे। एसपी ऑफिस में आवेदन दिया और मैं गया 12 बजे कंप्लेंट करने, तो मेरी कंप्लेंट नहीं लेगी, मेरा मोबाइल छुड़ा लिया और मुझको वहीं बिठाल कर 10 बजे रात तक बिठाल कर रखा। मारपीट करने के बाद हमारे वो बगीचे में ट्रैक्टर निकाला मैंने और 2 ट्रैक्टर थे, तो राय साहब ने 1 ट्रैक्टर जब्ती किया और 1 भगा दिया। और फिर 5 तारीख के दिन हम भर्ती थे जहाँ, तो हमारे वो आरआई और पटवारी साहब ने खड़े होकर ट्रैक्टर निकाला। क्या लगे वो तहसीलदार साहब का आदेश है, तहसीलदार साहब ने फोन करा था। निवाड़ी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शासन प्रशासन ने कार्रवाई की। यूपी की सीमा से सटे ओरछा के वनगाय घास में हाईवे के पास की बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा था, जिस पर बुलडोजर चलाकर खाली कराया गया। करीब 3.5 करोड़ की 3 एकड़ जमीन का कब्जा मुक्त कराया गया है। 2 ढाबों को भी जमींदोज कर दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर एसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। खाली कराई गई जमीन करीब 3.5 करोड़ की है। पुष्पेंद्र यादव का ढाबा और वो सब तोड़ा गया है आज। बाकी जो लोग जो अतिक्रमण नहीं हटा रहे थे स्वतः,
उनका बेदखली आदेश करने के बाद हमने अतिक्रमण आज तोड़ने की कार्रवाई की है। इस भूमि को हम सुरक्षित करने के लिए नरेगा से इसमें काम करवा रहे हैं, जिससे कि देश की इनकी भूमि जो शासकीय भूमि है इसमें पंचायती राज विभाग के द्वारा इसमें नरेगा से काम करके और इसको सुरक्षित रखा जा सके। 4 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनका अतिक्रमण हटाया गया है और अब जिन लोगों ने, जिन भूमाफियाओं ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है उनके विरुद्ध शीघ्र जिला बदल की कार्रवाई। एमपी में कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले को लेकर ग्वालियर में छात्रों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्रों ने खून से लेटर लिखकर राष्ट्रपति और सीजीआई से इच्छा मृत्यु की मांग की है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि व्यापम द्वारा कराई गई परीक्षा में पेपर लीक किया गया था। छात्रों का कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन जांच कौन करेगा ये अभी तक बताया नहीं गया है। ग्वालियर में डीएम के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में महिलाओं के लिए विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहां महिलाएं शिकायत लेकर पहुंची और इस दौरान एडीएम आशीष तिवारी ने बताया कि विश्व महिला दिवस पर डीएम ने महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विशेष जनसुनवाई की बात कही थी, जिसको लेकर सिर्फ महिलाओं के लिए जनसुनवाई की गई, जिसमें आर्थिक तौर से कमजोर महिलाओं का शासन की योजनाओं का सही तरीके से लाभ मिल सके, इस दिशा में काम किया जा रहा है और जल्द महिलाओं की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। जैसे कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने महिलाओं के लिए पृथक से जनसुनवाई की व्यवस्था की है, जहाँ पे कि मात्र केवल महिलाओं के ही आवेदनों पर विचार होगा और उन पर त्वरित निराकरण जो भी यथासंभव नियमानुसार होगा उसको किया जाएगा। इस मामलों में बीपीएल कार्ड बनवाना चाहते हैं, कोई आर्थिक सहायता के लिए मांग कर रहा है, एक महिला सीमांकन कराना चाहती थी, तो उन सभी को संबंधितों को भेजा जा रहा है। उनको अलग से व्हाट्सएप भी कर रहे हैं हम लोग ताकि उनको तुरंत निराकरण मिले। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिनों में बिजली, आंधी के साथ ओलावृष्टि और बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के साथ हरियाणा, चंडीगढ़ में भी बिजली, तेज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश की संभावना है।